ठीक है, देखो भाषा विज्ञान के आधार पे मैक्स मुलर द्वारा कहा गया कि ईसा से 1200 वर्ष पहले तक में वेद लिखा गया होगा। उन्होंने उस हिसाब से उसको 4 पार्ट में बांटा था। फिर हमने देखा कि वेबर कहते हैं कि नहीं, कम से कम ईसा के 1500 वर्ष पूर्व या 1200 वर्ष पूर्व ही वेद लिखे गए होंगे, उसके बाद का समय तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो इतना तो कन्फर्म हो चुका था कि हम ईसा के इतने वर्ष पीछे तक जा रहे हैं वेदों के रचना काल को जानने के लिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिससे कि हम वेदों का काल जान सके। 1890 के बाद में कुछ लोग हुए जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि वेदों में भी समय का उल्लेख है कि वो किस समय लिखे गए होंगे। उन कुछ लोगों में शामिल थे याकोबी, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और हमारे प्यारे लुडविग साहब। तो ये लोग इस बात पे काम कर रहे थे कि हम वेदों को अगर ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे हमें काल गणना विषयक सामग्री मिलेगी। और काल गणना विषयक सामग्री का मतलब ये है कि वहाँ पे उल्लेख किया गया था कि वो किस समय लिखे गए थे, उस समय आकाशीय दशाएं क्या थी। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि याकोबी ने कहा कि शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे तथ्य दिए हुए हैं जिसके हिसाब से शतपथ ब्राह्मण के लिखे जाने का काल जो है वो 2500 BC है और फिर ऋग्वेद का काल 4500 BC है, ईसा के 4500 वर्ष पूर्व। बाल गंगाधर तिलक उसी प्रकार बताते हैं कि सूत्र साहित्य, दर्शन आदि ईसा के 500 वर्ष पूर्व से लेकर 1400 वर्ष पूर्व तक में लिखे गए। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा वेदांग है जिसमें मेनली हमारा ज्योतिष है और ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कृतिका काल में लिखे गए जो कि 1400 ईसा के 1400 साल पहले से लेकर के ईसा के 2500 साल पहले तक में। फिर उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के अधिकतर मंत्रों की रचना ईसा के 2500 साल से लेकर 4000 साल पहले तक में हुई होगी। फिर वो कहते हैं कि अदिति काल जिसमें लिखे जाने के पूर्व ऋग्वेद के देवताओं के बारे में चर्चा हुई होगी या मंत्रों के बारे में कहा गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भी मैक्स मुलर की तरह 4 पार्ट में बांटते हैं वैदिक साहित्य के डेवलपमेंट के फेज को। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग ज्योतिषीय तथ्य को कैसे समझें। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 टर्म आए हैं, अदिति, मृगशिरा और कृतिका। अदिति के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि अदिति जो हैं वो देवताओं की माता हैं। अदिति के पति हुए कश्यप और अदिति और कश्यप से समूचे देवताओं का जन्म हुआ। मेनली हम लोग एक नाम सुनते हैं जिनका नाम है आदित्य यानी कि सूर्य। 12 आदित्यों की माता जो है वो है अदिति। अब देखो बात ऐसा है कि इस अदिति का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। विष्णु ने अपना जो वामन अवतार लिया था वो भी अदिति के पुत्र के रूप में लिया था। अब अदिति को ऐसे बोल सकते हो कि अदिति जो मतलब ऐसे बाल गंगाधर तिलक जो फेज डिनोट करते हैं प्री ओरियन अदिति काल, वो दरअसल पुनर्वसु काल है। अब देखो इसमें एक टर्म और तुमको दिखाई दे रहा होगा, वो है मृगशिरा। मृगशिरा भी एक नक्षत्र है। इसका नाम मृगशिरा इसलिए पड़ा क्योंकि ये मृग मतलब कि हिरण के सर के समान है। अब देखो ये जो है सो मृगशिरा 3 स्टार से बना हुआ है। अब उसी तरह से कृतिका नक्षत्र जो है
एक और चीज़ कि पुनर्वसु नक्षत्र में ही राम का भी जन्म हुआ था। अब देखो, कृतिका भी एक नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें 6 स्टार होते हैं, ठीक है, और 6 स्टार मिल करके एक तीर का आकृति बनाते हैं। तीर का जो आगे वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो काटने वाला, वो दरअसल कृतिका नक्षत्र, इससे जाना जाता है। कृतिका का मतलब होता है लौ, भी होता है अग्नि का लौ, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कृतिका से जन्म हुआ था कार्तिकेय का। चूँकि शिव का पुत्र जो स्कंद थे, उसको 6 कृतिकाओं ने पाला था, वो 6, ये 6 स्टार से डिनोट होता है, ठीक है। ये दरअसल हो गया तुम्हारा ऐसे 6 स्टार से ऐसे बन गया, ठीक है। इसका मतलब विभिन्न जो भी तुम अलग अलग संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ोगे, वहाँ पे भी इस कृतिका नक्षत्र का, मृगशिरा नक्षत्र का, पुनर्वसु नक्षत्र का नामांतरण होकर के भी वहाँ पे उल्लेख है। अब देखो, सिंपल सी एक और चीज़ समझने की चीज़ है कि नक्षत्र एक्चुअल में होता क्या है। नक्षत्र तुम्हारा होता है ग्रुप ऑफ स्टार। टोटल नक्षत्र कितने हैं? टोटल नक्षत्र हैं 27। दरअसल हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने काल गणना के लिए, समय पता करने के लिए, किस समय में क्या हो रहा है, इसके लिए उन्होंने इस पूरे आकाश को देखना शुरू किया। इस पूरे आकाश को हम 360 डिग्री का ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने देखा कि इस आकाश को टोटल 27 इक्वल पार्ट में इन्होंने बांटा। हर इक्वल पार्ट में कुछ न कुछ तारे दिखाई देते थे, जिसको उन्होंने कहा कि ये वाला नक्षत्र है, ये नक्षत्र है। इस तरह से करते करते उन्होंने 27 नक्षत्रों की कल्पना की। अब इस 27 नक्षत्र में पार्टिकुलर टाइम में धरती पे क्या हो रहा है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने कहा कि उस नक्षत्र का ये फलाना चरण है, ठीक है। एक्चुअल में अगर मान लो तुम एक नक्षत्र ये हो गया, उस नक्षत्र को उन्होंने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट 4 चरण हुए। अब देखो, एक्चुअल में अब हम देखते हैं कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, टोटल 108 चरण हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास राशि का। राशि दरअसल हो जाता है, वो भी दरअसल ग्रुप ऑफ नक्षत्र है। हर नक्षत्र में कुछ तारे मिल करके, ठीक है, 2 नक्षत्र और प्लस एक, टोटल 9 चरण मिल करके एक शेप बनाते हैं, जिसको उस राशि के नाम से जाना जाता है। टोटल राशि होती है 12 राशि। अब एक और टर्म आता है हमारे पास कि हम सौरमास और चंद्र तिथि की बात करते हैं। तो ये सारे ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हम लोग डीप में कभी और देखेंगे। अभी एक चीज़ जानना जरूरी है कि हमने ये इतना सब कुछ देखा, तिलक, याकोबी आदि भी इन्हीं तथ्यों को देख रहे थे कि ऋग्वेद में या शतपथ ब्राह्मण में या अदर बुक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमारे पास ध्रुव तारा का कॉन्सेप्ट है। ध्रुव तारा दरअसल पृथ्वी से नॉर्थ साइड में स्थिर रहता है, तो वो हम लोग को उत्तर दिशा में कहाँ जाना है, इसको पता करने के लिए हम हमेशा से ध्रुव तारा का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब दूसरा चीज़ हो जाता है ध्रुव तारा के अलावा में कि जैसे एग्जाम्पल में तुमको दिया जा सकता है कि वसंत संपात, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे।